मिथ है, लोग कहते हैं कि अच्छा अगर ब्लीडिंग नहीं हुई है दैट मींस शी वाज नॉट वर्जिन. इज इट समथिंग कि वो ब्लीडिंग वर्जिनिटी से कनेक्टेड है? नहीं, इट्स नॉट. किसी को बहुत माइल्ड सी स्पॉटिंग हो सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है ब्लीडिंग, और किसी को बहुत ज्यादा भी हो सकती है. उसके बेसिस पे हम वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं करते. किसी को कॉन्टिन्यूसली रात में नींद नहीं आ रही है, सो इज इट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस और प्री मेनोपॉज? इट कैन बी बोथ. इट इज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज. जब भी हार्मोनल लेवल्स कम होंगे, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने लगेंगे, तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस आती हैं. जब ये प्री मेनोपॉज चलता है, सो इज इट दे क्रेव मोर फॉर इंटिमेसी और दे जस्ट एक्सट्रैक्ट देमसेल्फ, कि उनको अच्छा ही नहीं लगता कि उनका हस्बैंड उन्हें हाथ भी लगाए? They may crave less for that actually, because that estrogen is declining. So that libido, that mood, that desire for physical intimacy may decline. At the same time, the need for emotional understanding increases. अगर मेरे पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पहले नहीं होता था, सो इट्स नॉर्मल? नो, पहले नहीं होता था और अब ज़्यादा हो रहा है, तो दैट कैन बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड्स. समटाइम्स इवन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. सो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज में जब वो एस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट करने लगते हैं, तो मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, सडन ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैल्पिटेशंस, sleep disturbances, all these happen in perimenopause and menopause to a lesser or a greater extent. क्या आप एक वर्किंग वुमन हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन अभी आपका करियर पीक पे चल रहा है एंड आपने नोट किया कि आप बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, मीटिंग्स में छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर देती हैं, आपके मैनेजर आपको बता रहे हैं कि आपका पेशेंस लेवल कम हो गया है, आपके टीम मेंबर अब वो बॉन्डिंग जो थी वो कम होने लगी है एंड सडनली आपका वेट भी गेन होने लगा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं मेरे साथ, और आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता. आपको ये फील होता है कि इस दुनिया में कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा है. अगर इन सारी बातों में से कोई भी सिम्टम आप फेस कर रही हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि आप इस फेज से, जिस फेज से आप गुजर रही हैं वो क्यों गुजर रही हैं और इन सब का रीज़न क्या है. आज हमारे साथ है बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर स्मिता. शी इज़ अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड सीनियर डायरेक्टर विद फोर्टिस मानेसर, जो आज हमें बताएंगी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनका इम्पैक्ट सीधा हमारे मूड पर, हमारी लाइफ पर, हर चीज़ पे पड़ता है, और वो क्यों पड़ता है और कैसे हम उससे बच सकते हैं. आज हम ये सब बातें करेंगे. सो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर स्मिता का. वेलकम डॉक्टर स्मिता. And it's so good to see you after I think a lot of conversation. Finally, आपने time निकाला हमारे लिए. So I'm very excited today. So welcome on my show, ma'am. Thank you so much, Simran. मैम, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे मेनोपॉज की, प्री मेनोपॉज की, बिकॉज क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है. So मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि एक्चुअली ये है क्या हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में ये क्या होता है. कोई स्पेसिफिक एज होती है, कोई टेन्योर होता है, या कभी भी आ जाता है? सो सिमरन, मेनोपॉज की बात करें तो इट इज़ अ नेचुरल फिनोमेना जो सब फीमेल्स के साथ में होना है. ओके. बाय डेफिनेशन, जो साइंटिफिक डेफिनेशन हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है, मेनोपॉज इज़ व्हेन यू हैव नॉट हैड अ पीरियड फॉर अ होल पीरियड ऑफ 1 year. ओके. मतलब 1 साल तक जब आपको पीरियड नहीं आता है, देन वी लेबल इट एज मेनोपॉज. Okay. ये जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है मेनोपॉज की वो है. बट सम विमेन, मान लो उनकी हिस्टेक्टमी हुई है, यूट्रस रिमूव हुआ है, सो पीरियड आना बंद हो गया उनका, पर वो इस डेफिनेशन के हिसाब से वो मेनोपॉज मान लोगे, बट ओवरीज फंक्शन कर रहे हैं. सो एक्चुअली स्पीकिंग, टेक्निकली स्पीकिंग, वो तब है जब आपके ओवरीज का फंक्शन खत्म हो गया है और धीरे धीरे ख़त्म होते होते एंड इवेंचुअली पीरियड आना बंद हो जाता है. एंड देन जब 1 साल तक नहीं आता उसको हम मेनोपॉज मानते हैं. अब मेनोपॉज प्रॉपर शुरू हो उसके अबाउट 8 to 10 years पहले से ऑलरेडी ओवरीज का फंक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है.
So that period is perimenopause. कोई Menopause एज होती है इनकी कि इस एज से इस एज में ही होगा? इज देयर अ सर्टेन एज या ये भी वेरी करती है? ये भी वेरी करती है. सो ट्रेडिशनली स्पीकिंग जो नॉर्मली हम मेनोपॉज की एज लेते हैं दैट इज समवेयर अराउंड बिटवीन 45 to 55. ओके. किसी का 44 45 में भी आ सकता है, 46 में आता है. ज़्यादातर इंडियन वुमेन में इट इज़ बिटवीन 45 to 50, बट देर आर वुमेन जिनमें 52 53 की एज तक भी जाता है, 55 तक भी जाता है. ओके. रेगुलर साइकिल्स उनको आते रहते हैं, 55 पे जाके मेनोपॉज होता है. बट देन नाउअडेज विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट वी आर हैविंग, स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, सो मच ऑफ केमिकल एक्सपोजर, सो मेनी अदर फैक्टर्स इन आर डे टू डे रूटीन, तो बहुत लोगों को मेनोपॉज पहले भी आ रहा है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 45 की एज ही कोई कट ऑफ है कि उसके बाद ही आएगा. ओके. Many people are having, many women are having menopause at maybe around the age of 40 or sometimes even around 35. उसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज. प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी होती है कुछ कुछ को, कि ओवरीज का फंक्शन डिक्लाइन हुआ, ख़त्म नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गया, तो वो ओवेरियन इनसफिशिएंसी में आता है. सो इट कैन हैपन एट अ यंगर एज ऑल्सो. उसमें ऑब्वियसली हमको ट्रीटमेंट ज़्यादा देना है, सब कुछ करना है. नेचुरल एज 45 से 55 है, बट होने को वो पहले भी हो सकता है. तो मैम पता कैसे चलता है कि हम प्री मेनोपॉज में आ गए हैं? मतलब उसके कोई सिम्टम्स होते हैं या मेडिकल चेकअप होता है? अगर मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये प्री मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं या ये कुछ और है, डिप्रेशन है या एंजाइटी है, कैसे पता चलेगा? सो अनफॉर्चुनेटली बहुत कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है जिसको हम ले सकें कि ये मेनोपॉज का साइन है और ये लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंस का साइन है. सारा पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं. ठीक है. बहुत लोगों में पीरियड्स या तो फ्रीक्वेंटली आने शुरू हो जाएंगे या वो डिले होके आने शुरू होंगे या फ्लो कम हो जाएगा. पहले 5 days 7 days फ्लो होता था, अब वो 3 days 2 days ही हो रहा है. बहुत स्कैंटी फ्लो हो रहा है. दैट ऑल्सो कैन बी अ साइन कि हाँ ओवरीज का फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस पीरियड इरेगुलरिटीज़ के अलावा भी जो रहते हैं, देर आर लॉट ऑफ मूड चेंजेस, मूड स्विंग्स जो होने शुरू होते हैं. किसी किसी को प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जो होते हैं उनमें बहुत वेरिएशन आता है. किसी को जो नॉर्मल मूड स्विंग्स होते हैं पीरियड की साइकिल के अराउंड प्री मेंस्ट्रुअल फेज में, उसमें बहुत वेरिएशन आ जाता है. मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे. किसी को डिप्रेशन, फटीग ज़्यादा होने लगेगा. सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाएगी, लिबिडो वगैरह कम रहेगा. किसी को ओवरऑल एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट फॉर लाइफ वो कम होता है. नाउ दीज ऑल चेंजेस कैन हैपन विद अ वेरी वेरी बिजी लाइफस्टाइल ऑल्सो. Okay. Women in 30s are dealing with a lot of things. They are at the peak of their performance. They are dealing with motherhood, they are dealing with pregnancy. करियर स्ट्रगल्स भी उसी टाइम पे चल रहे हैं, फैमिली स्ट्रगल्स भी उसी टाइम पे हैं. दैट इज़ द टाइम व्हेन योर पेरेंट्स आल्सो मे बी नीड योर हेल्प एंड कुछ ना कुछ उनके स्ट्रगल्स हैं. सो वो सारी चीज़ें भी हैं विच आर देयर फॉर एवरीबडी. और वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ नॉर्मलाइजिंग दिस थिंग कि हाँ स्ट्रेस है, कोई बात नहीं, डिप्रेशन है, नींद नहीं आ रही तो ऑब्वियसली इतना काम चल रहा है तो नहीं आ रही होगी. वो होता है, बट if it is reaching a point where it is interfering with your quality of life, or if it is हैम्परिंग योर फंक्शनल कैपेबिलिटी, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप मीटिंग्स में जा रहे हो लेकिन सडनली आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल रहे हो जो आपको हमेशा पहले याद रहती थी, या आपको सडनली बहुत एक हॉट फ्लैश आया. एंड हॉट फ्लैशेस बाय डेफिनेशन यूजुअली मेनोपॉज के बाद में आते हैं, जिसको हम कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से हम लेते हैं. तो यू सडनली फील एकदम बहुत गर्मी लगना, पसीना आना. पर वो हर किसी में वेरिएबल होता है. सम विमेन में फील अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी, palpitations before they actually get a hot flash. आप मान लीजिए किसी मीटिंग में है या कोई बात कर रहे हैं किसी से या कुछ है, सडनली आपको एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी या एक सेंस ऑफ सैडनेस, ओवरवेलमिंग सैडनेस आया, या आपको अचानक से palpitations हुए, घबराहट हुई, एंड देन यू फील दैट देर इज़ दिस हीट, देर इज़ अ हॉट सर्ज. यूजुअली लोगों के लिए वो चेस्ट से राइज होएगा, नेक पे जाएगा, हेड में जाएगा, आर्म्स में जाएगा, देन द होल बॉडी विल स्टार्ट फीलिंग वेरी हॉट, which will last maybe for a few seconds. You may sweat also and face red हो जाएगा. So the degrees में vary. किसी को इतने सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे, किसी को सिर्फ हल्की सी गर्मी लगी, सेटल हो गया. ठीक है. किसी को ये सारा सिम्टम्स आएगा, डिप्रेशन भी हुआ या सैडनेस भी हुई, या पैल्पिटेशंस भी हुए, पसीने भी आए, रेडनेस भी हुई, गर्मी भी लगी, जो कुछ सेकंड्स रही फिर सेटल हो गई. किसी किसी का वो 1 मिनट रहा फिर सेटल हो गया. सो दोज आर कॉल्ड यूजुअली हॉट फ्लैशेस. सो दे आर बिकॉज ऑफ वेजोमोटर डिस्टर्बेंसेस. तो जब ईस्ट्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर, कॉर्टिसोल लेवल्स, एवरीथिंग दे फ्लक्चुएट अलॉन्ग विद दैट.
और वैस्कुलर अडेप्टेबिलिटी, बाकी सारी चीज़ों की सर्कुलेशन, सब चीज़ की अडेप्टेबिलिटी कम हो जाती है। एंड कभी सडनली वेसल्स डायलेट हो रहे हैं तो हीट लॉस हो रहा है, कभी सडनली वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हमारा कोई वो हो रहा है, तो ऑल दोज थिंग्स कैन हैपन। एंड ये हर किसी में बहुत वेरिएबल तरह से रहती हैं। किसी किसी को वो 30s में भी शुरू हो सकती है, 30s में? हाँ, अगर हार्मोन्स Isn't डिक्लाइन it कर रहे हैं। too early? It is too early, but unfortunately the age for menopause and perimenopause is also shifting to an earlier stage because of the kind of lifestyle and stress and everything that we are having. Plus चाइल्ड बेयरिंग, प्रेगनेंसी, सब चीज़ अब हम लोग बहुत डिले करने लग गए हैं। बहुत लोग, मेनी पीपल आर चूजिंग नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन एट ऑल इन देयर लाइव्स। सो उसमें क्या होएगा, एवरी मंथ यू आर ovulating, every month you are going through that menstrual cycle, every month that degeneration of eggs and destruction of eggs is happening. So वो obviously वो उसमें कोई break ही नहीं आया। जब आपकी pregnancy होती है तो for those 9 months आपका ovulation नहीं हो रहा है, उसके बाद भी आप breast feed कर रहे हो तो और कुछ टाइम तक, किसी का 3 months, किसी का 6 months, किसी का 1 year तक ovulation नहीं हो रहा है। So in a way those eggs are still there, right? तो 1-2 साल का आपका वो extension kind of हो जाता है कि हाँ वो हमारे eggs सेव हुए, अब वो आगे तक यूज होंगे। अब जिसने बिल्कुल ही कोई प्रेगनेंसी नहीं, दिस इज नॉट टू जज एनीबडीज लाइफस्टाइल चॉइसेस, बट जहाँ नहीं है एंड रेगुलर ओव्यूलेशन होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट अगर इफ यू आर ऑलरेडी हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स, तो वो डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा रैपिडली खत्म हो जाएंगे ना, उतना ही बास्केट है आपके पास एग्स तो का। आम भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो कभी भी प्रेग्नेंट हुआ ही नहीं एंड दे डोंट वांट किड्स, तो उनको प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज होंगे ही नहीं या जल्दी होंगे? हो सकते हैं। अच्छा, 30 में हो जाएंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं 30 में हो जाए, बट येस अगर उनको अदरवाइज प्रेगनेंसी प्लान करने के साथ में, अगर वो मान लो सपोजली 49, 40, 50 की एज पे होता, तो शायद वो नहीं प्लान कर रहे हैं और वो एग्स डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रहा है, तो वो 47, 48 पे भी हो सकता है। ऐसे बिल्कुल 10 साल का फ़र्क तो यूजुअली नहीं पड़ता, बट हाँ थोड़ा बहुत अर्ली हो सकते हैं। देन स्मोकिंग अगर आप करते हो तो उससे बहुत रैपिडली डिटेरियोरेट होती है एग क्वालिटी भी, एग नंबर भी, ओवरऑल आपका फंक्शनल कैपेसिटी भी। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि कोई फीमेल है, राइट, शी इज़ अ रेगुलर ड्रिंकर एंड स्मोक भी रेगुलर करती है, तो उनके लिए ऑफ कोर्स दिस टाइम विल बी वेरी डिफिकल्ट। यस यस यस, बिकॉज स्मोकिंग में वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, माने आपकी ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं, जब सिकुड़ती हैं ऑल ओवर द बॉडी, वो थोड़ा सा ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होती है। ओके, दिस इज अपार्ट फ्रॉम द हार्म दैट इट इज़ डूइंग बाय इंट्रोड्यूसिंग द अदर हार्मफुल केमिकल्स इन योर बॉडी। जब आप स्मोक कर रहे हो तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स इनहेल कर रहे हो जो आपकी बॉडी में रह रहे हैं, जिनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जो जाके एग क्वालिटी को वैसे भी हैम्पर कर रहे हैं, सब नुकसान पहुंचा रहे हैं एग्स को, उसकी वजह से भी एग्स डिस्ट्रॉय हो रही है। प्लस ऑल्सो बिकॉज वो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, तो वो ब्लड सप्लाई कम हो रही है हर ऑर्गन की। सो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली वो हेल्थ, उसकी एग्स की नंबर भी जल्दी जल्दी डिटेरियोरेट होएगा, सब कुछ होएगा। सो स्मोकिंग से, इन चीज़ों से बहुत जल्दी डिटेरियोरेशन होता है। तो पीपल हु आर स्मोकिंग, the more the number of cigarettes you are smoking in a day, the more rapid the deterioration of the egg quality. so and the ideally number is. people should quit smoking and drinking. Absolutely. रात में नींद ना आना, किसी को continuously रात में नींद नहीं आ रही है, so is it a part of stress or pre-menopause? It can be both. Okay, it can be both. Yeah, it is an important sign of perimenopause or menopause. Okay. Not a sign. It is actually it is something which is a byproduct of that. तो जब भी hormonal levels कम होंगे, estrogen levels कम होने लगेंगे, तो sleep disturbances आएंगी, and women चिड़चिड़ा होना, mood swings, unnecessarily चिल्लाना, गुस्सा होना, और आराम से अभी बैठे हैं और एकदम से आप सडनली अभी हंस रहे हैं, सडनली आप बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, बिकॉज यू नो आई हैव अ फ्रेंड, अभी बहुत अलग ही उसका बहुत अलग जोन चल रहा है, हाँ, शी इज़ वेरी कंपोज, काम, बढ़िया, बट अभी क्या है, शी इज़ नॉट टॉकिंग, गोइंग अलोन, मतलब बात ना करना फ़ोन पे, अच्छा बाद में बात करते हैं, not talking to anybody, isolation में जा रही है, तो is it again so, yes, same? It can be a sign, and this needs help also. Okay. Because sometimes even they are not able to understand कि what they are going through. So perimenopause, menopause में जब वो estrogen levels fluctuate करने लगते हैं, तो mood swings, irritability, sudden overwhelming feelings of sadness, depression, anxiety, palpitations, sleep disturbances, all these
happen in perimenopause and menopause to a lesser or a greater extent. किसी को बहुत थोड़े होते हैं and they are able to cope with it very well because of the support that they have, support system, family, friends, and because of overall lifestyle. Maybe sometimes some people are just have that kind of a predisposition that they are more resilient, they are able to come out of things better. But having said that, even people who are resilient may face a problem at the time of perimenopause and menopause. They find कि जो problems छोटी छोटी चीज़ें उनको पहले bother नहीं करती थी, अब कर रही हैं, अब वो करने लगती हैं. पहले लगता था कि हाँ कोई बात नहीं, इसने कह दिया चलने दो, but now you feel कि इसने कहा तो मैंने इसको respond क्यों नहीं किया, मैंने उसको ऐसे क्यों नहीं कहा, मैंने इसको ये मतलब now I am at this level and why did I not respond to this? Oh my God, so is those it? things can happen, yes. So that resilience, that flexibility and that ability to bounce back from a crisis, that can get affected around the time of perimenopause and menopause, and that is where we need help, and that is where we need that is where the role of lifestyle modification comes in. So अब हम जैसे हम बात करते हैं, आपने बताया हम सोल्यूशन की बात करते हैं. अभी आपने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या होता है कि ये प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज आते हैं, तो इसको हम रोक नहीं सकते. जैसे मंथली साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, हम कुछ भी कर लें रोक नहीं सकते. हाँ, तो अब ये आ रहा है तो हमें अपना ध्यान कैसे रखना है और हम कैसे इसे इजीली विदाउट अफेक्टिंग आवर बॉडी हम इस फेज को, एंड ये मतलब 1-2 साल का होता है या कितने साल का होता है? इट्स वेरिएबल. अच्छा, किसी में 1-2 साल में सेटल हो जाता है, ठीक है, किसी को 5-6 साल लगते हैं, किसी को वो पेरीमेनोपॉज वाले सिम्टम्स 30s की एज से ही शुरू हो जाएंगे और मेनोपॉज जाके लेट ही आया 45 की 46. तो वो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ अ जनरल डिस्पोजिशन आल्सो, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम यू हैव. ओके, सो जब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट फ्रॉम द बिगनिंग. अर्ली स्टेज में भी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एंड ऑल, बट वंस यू हैव क्रॉस 30, वो कहते हैं ना कि जैसे कार की मेंटेनेंस के लिए रेगुलर सर्विसिंग ज़रूरी है, तो आपकी बॉडी के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है. आफ्टर द एज ऑफ 30 यू नीड टू बी एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे, एटलीस्ट 5 days a week. If not every day, at least 5 days a week. So that is one mandatory. So we are talking about कि क्या क्या करना चाहिए ताकि ये स्मूथली चले जाए, 4-5 साल पता ही ना चले, बॉदर ना. So one is exercise. And exercise is not like कि हम तो वॉक करते हैं रोज डिनर के बाद में. हाँ, lot of people say हाँ, मैं वॉक कर रहे हैं, हम 1 घंटा वॉक करके आते हैं. So that 1 घंटा वॉक, chatting with your friend and partner and then talking on the phone is not walk. Okay. Walking is not considered an exercise for somebody who is maybe less than 55 or 60 years of age. 30 के एज पे it is a regular mandatory part of your life. So walking को तो exercise मत गिनो, वो जरूरी है. Your exercise should be including strength training, aerobics, yoga, stretches, breathing exercises. Zumba आजकल बहुत चल रहा है. Zumba भी है, पर उसके साथ में stretches और strength training होनी चाहिए. Okay. ना वो suddenly Zumba करोगे तो फिर घुटने में दर्द होएगा, इधर पैर में दर्द होएगा, कुछ होएगा, because जंप करने शुरू कर दोगे, body used to है नहीं, and then the joints will get stressed. Okay. So पहले वो strength build भी करनी है, strength training भी होनी है, stretches होने हैं, flexibility improve होनी है, तब वो सारी exercises होनी है. Plus diet also plays a very important role. A lot of protein in your diet. Nowadays we are seeing, thankfully, a lot of awareness is getting built around taking more of proteins in your diet. So at least 1 to 1.5 gram of protein per kilogram body weight. तो उतना तो कौन सी चीज़ें हैं जो हम डेली अपनी खाने में ला सकते हैं कि हमारा ये 1.5 ग्राम जो प्रोटीन है ये पूरा हो? So exactly measure करना मुश्किल होता है, but day to day make sure that every meal of your day has a good protein source. जैसे बहुत सारे हैं, जैसे हमारे एग्स हैं, जो लोग एग्स नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज इज ऑफ कोर्स अ वेरी गुड सोर्स, वो नहीं खाते, उनके लिए आलमंड्स है, बादाम है, अखरोट है, स्प्राउट्स है, सोयाबीन्स हैं, सोयाबीन इज अ वेरी रिच सोर्स, दालें हैं सारा, एंड पनीर है, टोफू है. All these things, they are very rich sources. A lot of vegetables also in your diet. Green vegetables ज़्यादा लीजिए, beans ज़्यादा लीजिए, legumes वगैरह जो है सारा. So all of them give you a lot of protein as well as micronutrients. So daily आपकी डाइट में ये होने ही चाहिए. हर मील में होने चाहिए. हर मील में होने चाहिए. It is not that कि आज हमने ब्रेकफास्ट में अच्छा सा प्रोटीन खा लिया, बाकी दिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक हमने प्रोटीन पाउडर मिला के पी लिया और बाकी टाइम हमने आराम से केक पेस्ट्री खा रहे हैं. आजकल यही कर रहे हैं. Not like that. मैंने प्रोटीन शेक ले लिया था, so I'm done with my protein. So apart from being done with your protein, it is also important not to take in harmful substances. Okay. So avoid processed and packaged foods, avoid junk
जंक फूड्स, चिप्स, फ्राइज, पेस्ट्रीज, पिज्जाज, बर्गर्स खाने में बड़े अच्छे लगते हैं, पर इट इज़ कॉल्ड जंक फूड फॉर अ रीज़न. इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिशन इन इट एट ऑल. द मोर यू प्रोसेस अ फूड, उसका डाइटरी वैल्यू तो खत्म हो गई, उसमें सिर्फ कैलोरीज बची. उतनी कैलोरीज आप कंज्यूम करके उनको मेटाबोलाइज कर नहीं पाते. डेली फिजिकल एक्टिविटी उतनी है नहीं, सो इट विल जस्ट अक्यूमुलेट इन योर बॉडी एंड add to the fat So content of mix the body. कर सकते हैं. Like see, I'll talk about myself. I'm a person who's like, you know, very foodie. So I have a lot of junk foods. तो थोड़ा तो उस पे control. But I'm a person who will eat proper food. कि मेरा पेट जो है वो तब भरेगा जब मेरे पास प्रॉपर खाना होगा, जहाँ पर चावल, दाल, सब्जी, रोटी. I'll have that. तो मेरा पेट रोटी से ही भरता है. But is it okay to have junk food also when you're taking a good diet also? See, I would not say junk food. It is okay to have once a something month? that you something that you crave for once in a while is all right. थोड़ा सा cheat food is okay. So once a but week it is should okay? not replace. हाँ, it should not replace your Main other food. whole main food. Okay. वो वही है कि if you've had a full meal and उसके बाद में आप लोगे तो obviously you will consume a lesser amount of it. अगर आपने 6 घंटे से कुछ नहीं खाया and then you suddenly see a pizza, तो obviously you will take two pizzas maybe rather than one. या उसके साथ में एक burger भी ऐड कर लोगे, एक cold drink भी ऐड कर लोगे, because you are feeling so hungry at that point of time. So it is important कि अपने meals spaced out रख के regular basis पे लेते रहें and healthy home cooked hygienic food या snacks अपने साथ carry करें if you're a working person or if you're traveling around. So you should have a good supply of maybe peanuts or chana या cut fruits or other salads or something with you या home cooked food. तो थोड़ा थोड़ा कुछ खा लोगे तो you will sort of gorge less on binge less on junk food. Okay. And also fluid intake. At least 2.5 to 3 liters of fluid intake every day. तो प्लेन पानी या वो जो आजकल ग्लूकोन डी और वो मिला के? No glucon D. अच्छा नहीं, Normal वो तो water is energy नहीं good देता? enough. नहीं इतना एक्स्ट्रा शुगर नहीं चाहिए ना बॉडी को. अच्छा हाँ, ये है lot of high sugar. वो नहीं चाहिए. तो क्या पिए फिर? खाली पानी पीना? Normal पानी is alright. नारियल पानी is alright. You can mix and match. You can do things. नींबू पानी कैरी कर लो. You can add some flavor to your water. Okay. Orange rinds कट करके उसमें डाल लिए, mint leaves डाल लिए. So it will give you a little bit of taste also. ऐसा नहीं लगेगा खाली पानी थोड़ा हाँ पानी मतलब खाली. So if you are already taking good main meals, home cooked healthy hygienic food, if you're taking about 2.5 to 3 liters of water in a day, आपकी बॉडी में as it is बहुत ज़्यादा खाने की जगह बचेगी नहीं. So you will feel full. You will feel full. You will not binge so much on junk food. फिर भी थोड़ा लगता है कभी थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ कंपनी देने के लिए खा लिया, it's fine. क्योंकि बाहर जाएंगे तो खाना तो पड़ेगा. चलेगा, that's fine. But then make sure that you are metabolizing those calories that you are taking. So next day थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी करो वो खाने के बाद में. आज एक केक खा लिए तो थोड़ा अगले दिन उसको 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ उसको बर्न करने के लिए. मैम जो आपने बोला अभी मेटाबॉलिज्म, सो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ टर्म, टेक्निकल टर्म है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, सो वी कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग बट विल बी फिट, मतलब हमें नहीं लगेगा. कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं पानी या थोड़ा सा भी कुछ खा लूँ तो एकदम से यू नो आई फील कि मैं फूल हो जाता हूँ. सो व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म एंड हाउ इट प्लेज? So metabolism is the capacity of your body to consume and assimilate whatever you're taking in. जो भी आप खा रहे हो वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होके कैसे यूटिलाइज होएगा, दैट इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय मेटाबॉलिज्म. अच्छा. अब किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है डज नॉट मीन कि वो सारी जिंदगी के लिए अच्छा है ना. वो ही 2 रोटी जो आपका वेट गेन नहीं करती थी व्हेन यू वर इन योर अर्ली 20s या उससे कम की एज पे, वही 2 चपाती 30 की एज के बियॉन्ड आपका वेट गेन भी करेंगी, और वही 2 चपाती 40 की एज के बियॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन करेंगी. यू विल रियली नीड टू कट डाउन बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म हैज स्लोड डाउन. वो जितनी जल्दी मेटाबॉलाइज हो रही थी बिकॉज आपकी बॉडी की रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी BMR बहुत ज़्यादा होता है एट अ यंगर एज, वो धीरे धीरे विद एज स्लो डाउन होएगा. तो जितना आप पहले खा रहे थे अब अगर वो कंज्यूम होके यूटिलाइज नहीं हो रहा बॉडी में तो वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होएगा, वो फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. एंड आफ्टर 35-40 की एज तक पहुँचते व्हाट इज़ मोर कंसर्निंग इज़ द फैक्ट कि जो स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो हमें एक्सटर्नली दिख रहा है कि भाई ये बंदा मोटा हो गया है, ये इसका वेट बढ़ रहा है. बट देयर आर सम पीपल जो एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन नहीं दिखता बट उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो रखा है. बहुत उनमें विसरल फैट बढ़ रहा होता है. विसरल फैट क्या होता है? बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, इंटेस्टाइन्स के अराउंड जो फैट डिपॉजिट हो रहा है, बाकी ऑर्गन्स, वो बाहर से नहीं इतना हमको दिखता है.
और उसको मेजर करने के लिए अलग चीज़ें हैं आजकल. वी हैव डिवाइसेस टू मेजर विसरल फैट, बट दे आर द पीपल हु आर एट अ हायर रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज उनको लगता है हम हेल्दी हैं, हम तो फिट हैं, हमारा तो वेट ठीक चल रहा है, और अंदर विसरल फैट अगर बढ़ रहा है तो वो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स करेगा. वो फिर भी डायबिटीज़, वो स्लोइंग डाउन, फटीग, इरिटेबिलिटी, मेनोपॉजल सिम्टम्स, वो सारी चीज़ें आएंगी. तो ऐसा भी होता है मैम कि किसी स्पेसिफिक एरिया पे अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो उसका कोई रीज़न होता है? जैसे ब्रेस्ट एरिया पे ही आपका मतलब व्हाटएवर यू ईटिंग, आपका ब्रेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपका टमी, स्पेशली देखो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो दो ही, या तो ब्रेस्ट है या टमी है, वही बाहर निकलते हैं, या तो फिर ये डोले वो अलग वजह से निकल रहे हैं. अगर वो मसल से निकल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मसल से नहीं, वो ऐसे बल्जी हाँ यहाँ लटक जाते हैं, एंड विच इज लाइक इट इज अ यूनिवर्सल थिंग. सो ये अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं. सबसे ज़्यादा जो रिस्क है वो है एब्डोमिनल फैट से. जो एब्डोमेन के अराउंड, जो टमी के अराउंड फैट होता है, दैट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट डेंजरस, जिसको हम कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो इंटरफेयर करता है आपके हार्मोनल बैलेंस के साथ में. एंड पेरीमीनोपॉज, मिनोपॉज में यही वेट है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, एंड विच इज़ जिसको कहते हैं ना स्टबन बेली फैट, जो नहीं जाता है, कुछ भी आप कर लो नहीं जा रहा, बिकॉज उसके लिए आपको टारगेटेड एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं. सो वी टेल पीपल कि भाई टारगेटेड एब्डोमिनल कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करो, तुम क्रंचेस करो, तुम प्लैंक्स करो, तुम बाकी चीज़ें करो जिससे कोर मसल स्ट्रॉन्ग हो, सो दैट वो मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल कीप बर्निंग कैलोरीज थ्रू आउट द डे, एंड वो फैट डिपोजिशन को कम करेंगी सारा. सो एम इज़ कि जो वो विसरल फैट है, जो अंदर इंटेस्टाइन्स के और सब चीज़ों के अराउंड एब्डोमेन के अंदर जो फैट है, उसको कम किया जाए, बिकॉज वो है जो सबसे ज़्यादा आपके मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है, वो है जो सबसे ज़्यादा आपका वेट लॉस नहीं होने दे रहा है, और जो बाकी ओवेरियन और हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएट कर रहा है. सो दैट इज़ द वन विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल. उसको कम करना है. बाकी हाथ का जो हम कह रहे हैं कि बल्जेस बढ़ रहे हैं, वो सारा वो इसलिए तो है कि चलो ठीक है स्किन के नीचे वहाँ फैट डिपॉजिट हो रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज वहाँ की मसल लूज हो रही है हमारी, तो इट इज़ नॉट एबल टू गिव दैट शेप टू दैट आर्म एनी मोर, जो वो पहले दिखे रहती थी, एंड दैट इज़ वाई वो सैग करने लगती है. तो वो क्यों होता है? मतलब जैसे सैगिंग ब्रेस्ट भी होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है, सो इट्स नेचुरल, या इट इज़ नेचुरल, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर अ रीज़न, बिकॉज आपकी मसल स्ट्रेंथ उतनी आप नहीं मेंटेन कर रहे. तो जब नहीं करोगे मेंटेन, तो वो तो ग्रेविटी का लॉ है, एवरीथिंग विल फॉल डाउन. जिसको आपने स्ट्रेंथ से होल्ड नहीं किया हुआ, इट विल फॉल डाउन. तो अगर एक्सरसाइज करेंगे तो एवरीथिंग विल बी, तो इट विल बी टोन्ड, जिसको हम कहते हैं ना टोन्ड बॉडी. सेम वेट पे आपकी बॉडी टोन्ड लग सकती है, सेम वेट पे आपकी बॉडी बहुत सैगिंग लग सकती है. बहुत लोग होते हैं हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लॉस ही नहीं हुआ, बट देन दे विल रियलाइज कि ओवरऑल अपीयरेंस में डिफरेंस आ गया है ना, वेट लॉस नहीं हुआ, बट दे आर फिटर, दे आर मोर वेल, अंदर से स्टैमिना इज बेटर, दे आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक, दे आर एबल टू स्लीप बेटर, बिकॉज उनका सारा एक्सरसाइज रूटीन वगैरह सब कुछ है. सो दे आर फिटर. उनके ओवरऑल रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स या प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वेट मेंटेन कर रहे हैं, जो डाइट ठीक रख रहे हैं. सो दैट इज़ वाई प्रोटीन इंटेक डाइट में अच्छा होना है, फाइबर इंटेक अच्छा होना है, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फाइबर बहुत अंडर एस्टिमेटेड है हमारी डाइट में, पर इट हैज़, इंडियन डाइट में तो इट इज़ अ बाय डिफॉल्ट सैलेड्स खाना ही है, सब्जियाँ खानी है, पर जो हम अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स वेस्टर्न डाइट कि नहीं चलो पिज़्ज़ा पास्ता से काम चला लेंगे, वो दैट इज़ हार्मफुल, बिकॉज जो फाइबर होता है वो गट वॉशर का काम करता है. जो इंटेस्टाइन में जो जंक है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो उसको फ्लश आउट करने का काम करता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में यही आता है सारा, लॉट ऑफ फ्रूट्स, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इज़ द वन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रेगुलेटिंग द मेनोपॉज एंड पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स. सो वो इम्पॉर्टेंट है. सो डॉक्टर स्मिता, देखिए, ना हम काम छोड़ सकते हैं, ठीक है, ना हम बच्चे छोड़ सकते हैं, ना हम अपने घर के बुजुर्ग या बड़े या हस्बैंड, किसी को नहीं छोड़ सकते, एंड दिस इज़ अ फेस. तो अगर मैं एक कॉर्पोरेट वुमन हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, 6 दिन काम करना है, तो अगर ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा है, तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं टू कम्फर्ट अ पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू विद दिस फेस, या हम एज अ पर्सन कि अगर मैं ही इस फेस से जा रही हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि जब स्मूथ हो जाए, या हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं या कुछ अनइवन हो रहा है, तो मैं अपने आप को काम डाउन कैसे करूँ? सो सी, वर्क प्लेस डिस्कम्फर्ट, और उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आजकल, थैंकफुली द अवेयरनेस इज़ नाउ बिल्डिंग.
सो वुमेन्स हेल्थ के अराउंड पहले इतनी बात नहीं होती थी, नाउ जी। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग। तो जैसे एक वो मेंस्ट्रुअल लीव वाली जो पॉलिसी आई है कि अभी वो तो decline हो गई है। डिक्लाइन हो गई है, बट दोस काइंड ऑफ एटलीस्ट कन्वर्सेशंस आर नाउ हैपनिंग। Yeah, पीपल they're आर open अंडरस्टैंडिंग, to हाँ, पीपल आर नाउ listen. अंडरस्टैंडिंग हाँ. कि हेल्प चाहिए होती है इन टाइम में। सो नंबर वन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ अ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट वेयर पीपल फील कंफर्टेबल इन टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। सो उसके लिए रेगुलर बेसिस पे हेल्थ सेशंस हों, हेल्थ टॉक्स हों, कोई लोग हों हु आर एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स, वो आएँ और जनरल आपके ऑफिस वालों से बात करें। दे शुड बी होल्डिंग अ टॉक सेशन। तो लोगों में एक इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी दैट दिस इज समथिंग विच इज़ नेचुरल एंड विच इज़ गोइंग टू हैपन टू ऑल वुमेन, एंड दे नीड सपोर्ट एट दिस टाइम, इन दिस फेज। दे डोंट नीड टू बी जज्ड इन दिस फेज। सो ये चीज़ की एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है इन वर्क प्लेसेस। मतलब आई फील रियली सैड टू से दैट देयर इज़ अ स्टडी इन यूके जिसमें बताया है कि अबाउट 1 in 5 women has to leave her job around Because of this? perimenopause and menopause because they are not able to cope with those symptoms, which is a staggering figure considering we see about 20% of women are leaving the job, which is a loss of manpower, which is a loss of experienced hands. वैसे ही कम है, उसमें भी 20% चली जाएंगी तो And we बचेगा think क्या? कि जो इस स्टेज तक पहुंचा है वो एक्सपीरियंस तो उसने गेन किया है ना, तो दैट एक्सपीरियंस इज इनवैल्यूएबल। सो वी वुड एक्चुअली बी वांटिंग टू रिटेन दोज पीपल टू benefit from that experience. So a good workplace policy is important. Maybe we can provide them flexible working hours. Maybe we can give them more provision for hybrid working. किसी दिन work from home कर लिया if they're not feeling well, and then working in the office. Some breaks in between the time. Good well ventilated working environment wherein the windows are open, or they should be having some maybe some control over the temperature around their working area. Okay. If you have a separate cabin, good, you can control the temperature of that cabin. If you're working in a common chamber, maybe you can keep a small table fan with you. So when you have those hot flashes and not feeling well, you can switch on that fan. Try to keep more plants in and around your work environment. Keep yourself hydrated. Carry a water bottle with you at all points of time, because वो proper hydration helps a lot in maintaining and sort of taking care of the hot flashes and overall anxiety. And whenever you feel anxious or having those palpitations या कोई sudden buzz आता है, understand that it's a temporary phase. It will pass on in a few seconds. So hold yourself, take a deep breath, and maybe quieten down or talk to a person whom you know would understand these kind of things. टॉक टू पीपल अबाउट इट, डेवलप गुड रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं है कि फ्रेंडशिप सिर्फ बचपन में या कॉलेज टाइम में ही बनती थी, दे कैन डेवलप नाउ ऑल्सो एट वर्क प्लेसेस। एंड फैमिली सपोर्ट ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम सपोर्ट करते हैं फैमिली को, वी ऑल्सो नीड दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। सो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू से कि तुम जाओ और उनसे लड़ो कि मुझे सपोर्ट करो, बट talking to them sometimes helps in solving the problems, because you have mother-in-law in your family, you have a daughter there who also understand what you're going through, and probably even they might be suffering silently, and when you start talking about it, they might be able to come out and then give you a more healthy environment. So बात करने से बहुत solutions निकल आते हैं। I'm sure बात करने से ही solution निकलता है, मुझे ऐसा लगता है। और जैसा आपने कहा कि I think men has to be more aware of this thing, कि अगर आपकी बीवी बहुत अलग बिहेव कर रही है, चिड़चिड़ी हो गई है या छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर दिया है, सो जस्ट लेट इट गो। आप उससे बहस ना करें और आप समझें कि उसका एक फेज चल रहा है। She's not doing deliberately, but it's because of hormonal changes she's doing it. So just let it go. Yes, let it go, and maybe try to support and understand her. Just try to pamper just her talk, more, I think. Just try to that talk would to her help. more. अगर वो उस phase में, उस time पे जब वो anxious है, गुस्सा कर रही है, तब तो obviously there is no point of talking. But once she calms down, you can maybe sit down and maybe talk for 10 minutes and try to understand what she is going through. And अगर persistently रह रही है problem, then seek medical help. There are a lot of therapies that we can give nowadays. Thankfully, we have menopausal hormone therapy. Wow. पहले नहीं देते थे, but for the past few years now it has been shown that it benefits women who are in the perimenopause or in the menopausal age group. Okay. And it has the maximum benefits when given in the first 10 years. Lovely. So which will prevent the development of cardiovascular risks, heart disease के सब चीज़ के risk कम होते हैं, bone strength improve होती है, irritability, mood swings, depression, anxiety सब के episodes कम होते हैं. So जिनको ज़रूरत है उनको हम दे सकते हैं
पहले नहीं दे पाते थे, बट थैंकफुली नाउअडेज वी हैव सॉल्यूशंस व्हिच वी कैन ऑफर टू women who are having serious symptoms of menopause and perimenopause which are not responding to lifestyle changes. Okay. So support lifestyle change for yourself, exercise, diet, family support, friend support, workplace support. It's important. And when required, medical support. Most important. सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं. तो मैम एक बात बताइए, जैसे जब ये प्री मेनोपॉज चलता है, सो इज इट दे क्रेव मोर फॉर इंटिमेसी और दे जस्ट एक्सट्रैक्ट देमसेल्फ, कि उनको अच्छा ही नहीं लगता कि उनका हस्बैंड उन्हें हाथ भी लगाए, या वो कौन सा वाला? they may crave less for that actually. अच्छा. Because that estrogen is declining. So that libido, that mood, that desire for physical intimacy may decline. Okay. At the same time, the need for emotional understanding increases. Okay. Because वो आपको समझना और वो एक compatibility चाहिए उस stage में. So it is also important to understand that if she doesn't want physical intimacy at that point of time, it's fine to let her be. And ये भी है कि if you really want to get into it, there are ways in which we can help you out. There are therapies जिसमें ज़रूरी भी नहीं है कि आपको tablets ही लेनी पड़े. There are creams and lotions which we can give you, which will help you in maintaining your physical relationships in a pleasurable and in a comfortable manner. Okay. Most of the times this is ऐसा भी होता है कि अगर आप रेगुलर लव मेकिंग नहीं कर रहे हैं तो भी वुमेन की बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, या इट्स ओके कि दिस इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ, या उसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है? ऐसा स्ट्रेस, सी इट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट it and if you're not able to do it. Okay. So say if there is a woman who wants to get into this thing and who wants a physical intimacy and who's not able to do it because it is painful, or because there is bleeding after intercourse, or because she's just not liking the touch, या उनको hot flashes ज़्यादा आ रहे हैं उस time पे दिक्कत हो रही है. So these are the cases where you need medical help. We will need to look into the reasons why it is painful. Why is there any other organic reason? कोई infections तो नहीं है, कोई और problems तो नहीं है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, या some women also have this problem of stress urinary incontinence इस age के आसपास, because pelvic muscles weak हो जाती हैं, estrogen कम हो जाता है, तो sneezing में, coughing में, sudden jerk में urine leak होता है. So they automatically start feeling more ashamed of their private parts and everything, and they are not able to get into this kind of a physical relationship. So we can help them and we can guide them about the exercises, about the therapies that are available. आजकल non-invasive therapies available है जिसमें हम laser therapy देके या बाकी कुछ और therapies देके we can strengthen that lining of the vagina. We can give more support to the urinary passage so that वो leakage नहीं हो. And we can make it more comfortable for them. So ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका कोई overall physical health पे बहुत कोई बुरा असर आ जाएगा. तो नहीं पड़ता, मतलब it's okay not to have it. If you want it and if you're not able to do it just because of physical discomfort, then there is help for it. A lot of help for it available, and we can definitely help you deal with it. Lovely. So then seek a medical help sooner rather than later, before it becomes so bad कि it is interfering with your relationship. So उसके पहले आप आ जाएं तो it is much easier to deal with that. I'm sure because see I'm a coach, so I get along lot of couples you know who feels that and they say कि मैम मन ही नहीं करता है, मतलब we don't feel for each other, तो उससे क्या होता है, connection lose होता है, and then extramarital affairs एंड कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहा होता है, और वो जो फैमिली है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो आई थिंक वी नीड टू टेल ऑल द मेन कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है सो एटलीस्ट पैम्पर हर, बिकॉज दिस इज जस्ट अ फेज. जैसे आपने बताया कि 30s में भी आ जाता है, कभी 40s में भी. सो आई थिंक दैट इज द ओनली एज जहाँ मेजॉरिटी डिवोर्सेस हो रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग इट, एंड शायद हस्बैंड अपने स्ट्रेस में है अलग. सो आई थिंक again family plays a very important role that we all have to club together. And I think self love is one thing which you start doing it, तो ये सब चीज़ों से आप दूर हो जाते हो, because आपका जो फोकस है वो यहाँ से कहीं और चला जाता है. You know, you're looking forward some passion
आप डांस करते हो तो आप डांस कर लो, आप पेंट करते हो तो आप पेंटिंग कर लो, Absolutely. तो फिर आपकी बॉडी पे ध्यान नहीं रहेगा, आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा. Yes, and that will help you sort of deal with all these changes in a much better way. I'm Because sure. if you are already feeling good about yourself by doing, say, dance, so dance is a form of exercise. It releases endorphins in your body, which is a happy hormone, which makes you feel happy. So then, who knows, that drive may be there to get into a physical relationship also with your husband. And और कुछ नहीं है तो एटलीस्ट इमोशनल कनेक्ट मेंटेन कर सकते हैं. I agree. And once that thing is maintained, automatically that physical intimacy comes up, and then you may start looking for a solution how to do it in a comfortable manner. So it थोड़ा सा relationship को मेहनत तो चाहिए होती है, हर stage पे चाहिए होती है, not just at menopause. At every stage we need to work on our relationship, so वो करना पड़ता है. नहीं, आई एम श्योर. थैंक यू सो मच डॉक्टर स्मिता, आपने इतनी सारी चीज़ों पे जो क्लैरिटी दी है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन थी, बट आई थिंक आज का पॉडकास्ट देख के एटलीस्ट वुमेन दे नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स. जैसे हमारे हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो 3-4 दिन में हम अपने साथ करते हैं, हम कैसे डील करते हैं, आई थिंक इस पीरियड पे भी वो सेम तरीके से अगर हम डील करें तो इट्स ऑल सॉर्टेड. It's a phase of life. Menopause is not the end of life. It has to. You have to understand. Menopause can be broken into 3 words. Me, no pause. So I don't have to pause just because I'm getting into a menopause. I love this right? thing. And I love saying this all the time because it makes so much sense. So I don't have to pause my life because I'm going through this phase. Wow. You have to keep on working towards your life. There is a whole life. Nowadays, life expectancy has increased so much. So there is a full 20-30 years of life, 40 maybe years of life ahead of you. Work towards that. ऐसा नहीं है कि पहले कुछ नहीं था तो वैसे ही चलना है. I agree. Yeah. So once again, thank you so much for coming here and talking about this sensitive topic. Thank you so much, Simran. It's been wonderful talking to you, and I really enjoyed the podcast. So Thank you so much, ma'am. thank you.